तो चलिए फ्रेंड्स, आज सीखते हैं सिड्रॉन होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है और कहीं ना कहीं हम होम्योपैथी में इतना अच्छा यूज़ इसका नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली इस रेमेडी का जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है, जो मेन थीम है, वो क्या है, किस किंगडम से ये रेमेडी बिलोंग करती है, कैसे आपको मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे पेशेंट के, किस प्रकार से फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे और किस चीज़ से उसको समस्या बढ़ती है और किस चीज़ से आराम मिलता है, यानी कि उसके मोडेलिटीज़ की बात भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी रेमेडी को समझना है तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वो रेमेडी बनी किस चीज़ से है, तभी हम उसकी थीम, उसके किंगडम को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सिड्रॉन एक प्लांट किंगडम की रेमेडी है। आपने बीन्स देखे होंगे, फलियाँ, अगर हिंदी में बात करें सिंपल लैंग्वेज में, उस फलियों जैसा एक बीन्स पाए जाते हैं, उसके बीज से ये रेमेडी बनाई जाती है। तो प्लांट किंगडम की रेमेडी है और वैसा ही आपको कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर झलक भी देखने को मिलेगी। और अगर इसके साथ साथ इस रेमेडी के मेन स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स, सबसे जो मुख्य स्फीयर ऑफ एक्शन है इस रेमेडी का, वो है इसके नर्वस सिस्टम पर। पूरे नर्वस सिस्टम पर ये रेमेडी काम करती है। इसीलिए ये रेमेडी न्यूरल्जिक पेन यानी कि नसों के दर्द में भी काम आती है। एंड उसके साथ साथ इंटरमीडिएट फीवर, ऐसा फीवर जो बार बार फ्लक्चुएट होता है, यानी कि अभी टेम्परेचर चेक किया तो थोड़ा ठीक था, बट कुछ समय बाद ही एकदम से टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा पेशेंट के अंदर। और इसके साथ साथ जो इसकी सबसे मेन थीम है, यानी कि जिससे आप पेशेंट को पकड़ पाएंगे, तो फ्रेंड्स, एक ही समय पर समस्या आना, कोई भी समस्या हो वो स्पेसिफिक एक ही टाइम पर आती है। यानी कि देखिए, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि खास 3 बजे ही वो समस्या आएगी, भले ही वो दिन के 3 हो, भले ही वो शाम के 3 हो। तो कभी कभार पेशेंट आपको बताया कि सुबह भी समस्या होती है 3 बजे के आसपास और शाम को भी समस्या होती है, बट एक स्पेसिफिक समय पर अगर कोई समस्या वापस आ रही है, भले ही वो फीवर है, यानी कि फीवर पेशेंट बता रहा है कि 3 बजे के आसपास फीवर आ जाता है, या भले ही वो पेन है, तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। ये इसका सबसे पिक्यूलियर सिम्टम है, यानी कि सबसे मुख्य सिम्टम है कि एक ही समय पर कोई भी समस्या पैदा होना। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूरल्जिक पेन में ये काम आती है। तो फ्रेंड्स, आई बॉल के अंदर पेन हो, इसको बोला जाता है कि न्यूराइटिस पेन में भी ये काम आती है। देखिए, न्यूराइटिस एक नर्व है जो हमारी आई बॉल को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है, उसके अंदर पेन पैदा करती है। तो आई बॉल के अंदर, यानी कि आँख की जो बॉल होती है ना, उसके अंदर पेशेंट बता सकता है कि पेन है, और वो पेन किधर की तरफ बढ़ता है, वो नाक की तरफ बढ़ता है। तो वो जो आँख का पेन है, पेशेंट तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएगा। तो फ्रेंड्स, पेशेंट को समझना ही हमारा काम है, इसलिए हम चीज़ों को सिंपली जितना चीज़ सीखेंगे उतना हम जल्दी पेशेंट को पकड़ पाएंगे और समझ सकेंगे कि किस रेमेडी का पेशेंट है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में एक तो सबसे मुख्य पॉइंट यह है कि वो जो पेन है वो किसी एक स्पेसिफिक समय पर आएगा। और पेन कहाँ पर होगा? खासकर राइट साइडेड, क्योंकि ये रेमेडी राइट साइड पर ज़्यादा काम करती है। तो राइट साइड यानी कि राइट आइज में पेन मिलेगा, और वो पेन किधर रेडिएट करेगा? नोज़ की तरफ, नाक की तरफ वो पेन रेडिएट करेगा। तो ये 2-3 इसके मुख्य सिम्टम है। मेन स्फीयर ऑफ एक्शन नर्वस सिस्टम पर है। और फ्रेंड्स, यहाँ तक यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर प्लांट किंगडम की सेंसिटिविटी भी आपको मिलेगी, प्लस इस पेशेंट के अंदर ना आपको एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है ना, तो वो एक्साइटमेंट उसके अंदर कभी कभार दौरा तक पैदा कर देती है, यानी कि एपिलेप्टिक कंडीशन या टिक्स पैदा हो जाते हैं। टिक्स क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट हो जाता है किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का कुछ समय के लिए। जैसे कि हाथ हिल रहा है तो हाथ 5-6 बार हिलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। तो टिक्स, छोटे छोटे झटके, दौरे के ही यानी कि कन्वर्जन के ही छोटे छोटे झटकों को हम टिक्स बोलते हैं। तो टिक्स भी पाया जाएगा और एपिलेप्टिक बिल्कुल दौरा जैसा कंडीशन भी पाई जाएगी। वो पाई क्यों जाएगी? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना मेंटली एक एक्साइटमेंट पाई जाती है, और वो एक्साइटमेंट उसके फीवर के दौरान भी मिलती है। फ्रेंड्स, देखिए, इसका जो फीवर है ना, वो अलग अलग स्टेजेस में पाया जाएगा। सबसे पहले एक्साइटमेंट ही पाई जाएगी बॉडी के अंदर। तो पेशेंट बताएगा कि मैं ना फीवर आने से पहले, फीवर कब आएगा? 3 बजे के आसपास फीवर आ सकता है किसी एक स्पेसिफिक समय पर, यानी कि 3 बजे के आसपास ज़्यादा माना जाता है। मेन इसके जो सिम्टम एग्रेवेट होते हैं तो 3 PM और 3 AM में उसके एग्रेवेट होते हैं। तो बट फीवर की कंडीशन, यानी कि फीवर के अंदर जो सिम्टम्स पाए जाएंगे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आप इस रेमेडी के पेशेंट को पकड़ सकते हो। वो क्या बताएगा कि सबसे पहले मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट सी पैदा होती है। एक्साइटमेंट यानी कि एक जोर सा, एक जुनून सा आ जाएगा, एक झुरझुरी सी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एक झुरझुरी सी उड़ जाती है। वो झुरझुरी क्या पैदा करेगी? ठंड पैदा करेगी। तो एक्साइटमेंट की स्टेज से चिलनेस की स्टेज आ गई, तो ठंड पैदा होगी। उस ठंड में जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट करेगा तो ठंड चढ़ेगी पेशेंट को। जैसे बुखार, पेशेंट बताता है कि ठंड चढ़ के बुखार आ रहा है, इस प्रकार की वो स्टेज आएगी। बट उस स्टेज से पहले एक्साइटमेंट के बाद चिल,
चिल के बाद एकदम हीट स्टेज आ जाएगी, यानी कि वो चिलनेस फिर एकदम से हीट वाली स्टेज में बदल जाएगी। हीट वाली स्टेज में आपको एकोनाइट और बेलाडोना जैसे सिम्टम मिलेंगे। कैसे? आग निकल रही है चेहरे से भी और पूरी बॉडी से, और उसके साथ साथ क्या है, चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया है, बिल्कुल रेड फेस हो गया है, जो खासकर एकोनाइट और बेलाडोना का सिम्टम माना जाता है, बट उनके थोड़े स्पेसिफिक सिम्टम और ज़्यादा हैं। एंड इसके साथ साथ उस हीट वाली स्टेज में इंसान को प्यास भी लगेगी, बट कैसी प्यास? गर्म पानी की प्यास, यानी कि वो गर्म पानी अगर उस दौरान पिएगा तो उससे थोड़ा सा बेटर फील होता है। तो ये चीज़ इस रेमेडी को थोड़ा डिफरेंट बनाती है। और उसके बाद यानी कि सबसे पहले क्या आया? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट ने क्या पैदा किया? ठंड पैदा की। ठंड के बाद तुरंत क्या आई? हीट की स्टेज आ गई, और अंत में एकदम पसीने आ जाएंगे। तो वो हीट की स्टेज किस में बदल जाएगी? पर्स्पिरेशन में, यानी कि स्वेट में बदल जाएगी, और वो एकदम से बहुत पसीनो पसीन हो जाएगा। तो पेशेंट को ये स्टेजेस नहीं पता। पेशेंट आपको बताएगा कभी तो ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, और एकदम से कभी पसीना आ जाता है। ये आपको पेशेंट अपनी लैंग्वेज में बताएगा, और यही बात आपको कहीं ना कहीं इस रेमेडी की तरफ ले जाएगी। तो देखिए, अलग अलग स्टेजेस में फीवर आएगा। फीवर एक स्पेसिफिक समय पर आएगा। कोई भी बीमारी हो एक स्पेसिफिक समय पर आएगी। प्लांट किंगडम की सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, प्लस मेंटल सिम्टम में पेशेंट के अंदर एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। ये इस रेमेडी को पेशेंट के रूप से अगर हम समझे तो समझने में हमें मदद करता है कि अगर ये सब कंडीशंस हैं तो कहीं ना कहीं वो सिड्रॉन का पेशेंट हो सकता है। एंड ये रेमेडी दोस्तों बहुत बढ़िया रेमेडी है, बहुत अच्छी चीज़ों में ये काम आती है। देखिए, न्यूरल्जिक पेन में तो ये काम आती है, साथ में हेडेक हो, सर में दर्द हो, खासकर राइट साइड में दर्द हो, तब भी ये काम आएगी। हिस्टेरिकल कंडीशन पाई जाए पेशेंट के अंदर, तब भी ये काम आएगी। इंटरमीडिएट फीवर पाई जाए, तब भी ये रेमेडी काम आती है। न्यूरल्जिया और न्यूराइटिस जिसके बारे में बात की, और उसके साथ साथ टूथेक, यानी कि दांतों में दर्द हो, बट एक स्पेसिफिक समय पर दर्द हो, और वो दर्द क्या पैदा कर रहा है? एकदम ठंड जैसी या एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है, तो हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो एक हमने इसका मुख्य ओवरव्यू कर लिया, जिससे हम पेशेंट को समझ सकते हैं। चलिए अब इसके की यूजेस को समझते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। उसके बाद पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स एंड उसकी मोडेलिटीज़ पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, की यूजेस में सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें न्यूरल्जिक पेन। न्यूरल्जिक पेन का मतलब नसों के अंदर दर्द है, एंड अदर नर्वस सिस्टम कंडीशन, क्योंकि मेन स्पेयर ऑफ एक्शन ही किस पर है? नर्वस सिस्टम पर है। तो न्यूरल्जिक पेन के साथ साथ दूसरी नर्वस सिस्टम की कंडीशंस भी पाई जाएंगी। वो क्या पाया जाएगा? स्पैज्म या फिर टिक्स, जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट मिलेगा किसी एक मसल्स का, थोड़े से झटके महसूस होंगे, हाथ हिल रहा है तो हाथ हिलेगा, सर हिल रहा है तो सर झटके खाएगा, यानी कि झटके जैसा महसूस होगा कुछ समय के लिए पेशेंट को। और उसमें भी ऐसा पाया जाएगा कि एक स्पेसिफिक समय पर वो झटके पेशेंट को महसूस होते हैं। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो पॉइंट मिलने वाला है वो यही है फ्रेंड्स, पेशेंट की तरफ से, कि एक स्पेसिफिक समय पर हमेशा ही ऐसा होता है। भले ही वो नेक्स्ट डे हो, भले ही वो 2 दिन छोड़ के हो, बट अगर 3 बजे आ रहा है तो वो 3 ही बजे ऐसा वापस से रिपीट होगा। सेकेंड, अगर हम की यूजेस की बात करें तो फ्रेंड्स उसमें बात की गई है फीवर की। तो रिकरेंट फीवर, बार बार फीवर आ रहा है, उसके साथ साथ इंटरमीडिएट फीवर, यानी कि टेम्परेचर अभी तो थोड़ा कम महसूस हुआ, फिर एकदम से फ्लक्चुएट कर जाएगा। सच एज दोज एसोसिएटेड विद मलेरिया, तो मलेरिया जैसे फीवर भी पेशेंट के अंदर पाए जा सकते हैं। और थर्ड की यूजेस की बात करें तो सीवियर हेडेक्स, सर में दर्द पाया जाएगा, खासकर राइट साइड, और माइग्रेन्स पाए जाएंगे। तो माइग्रेन कैसा पेन होता है? वो किसी एक साइड पर मिलता है, यानी कि आइदर राइट और आइदर लेफ्ट। ये रेमेडी राइट साइड पर ज़्यादा काम करती है, तो इस पेशेंट के अंदर आपको राइट साइड के माइग्रेन के पेन मिल सकते हैं। बट मेन सिम्टम क्या रहेगा कि एक स्पेसिफिक समय पर वो पेन आएगा, और वो पेन एक्साइटमेंट भी पैदा कर सकता है। और फीवर की हमने पूरी स्टेजेस की बात कर ही ली है, तो ये हमने इसके की यूजेस भी समझ लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स और मोडालिटीज़ को और अच्छे से क्लियर करते हैं। एंड फ्रेंड्स, रेमेडी प्रोफाइल पर पहुंचने से पहले आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता दूं, जो शायद हर बुक में आपको नहीं मिलेगा। देखिए, एक राइटर ने बताया हुआ है कि अगर जहरीला सांप आपको काट जाए तो सबसे पहले सिड्रॉन रेमेडी का आप यूज़ कर सकते हैं तुरंत, यानी कि जितनी जल्दी आपने सिड्रॉन रेमेडी उस पेशेंट के अंदर पहुंचा दी तो वो रेमेडी अपना असर बहुत अच्छे से दिखाएगी और वो पेशेंट बच जाएगा। इतनी ज़्यादा हानि उसको नहीं होगी जितनी ज़्यादा एक जहरीले सांप काटने से होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक सबसे यूनिक पॉइंट है और ये बहुत सारी किताबों में नहीं दिया हुआ है, गिनी चुनी किताबों में ये पॉइंट आपको मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको ये डिफरेंटली बताया है। तो रेमेडी प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले मेंटल सिम्टम्स की बात की गई है फ्रेंड्स। उसमें क्या बताया गया है, देखिए, पेशेंट आपको नर्वस मिलेगा, बेचैन मिलेगा,
और इवन हाइस्टेरिकल कंडीशन उसके अंदर पाई जाएगी। यानी कि हाइस्टेरिकल कंडीशन क्या है, यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, आपका ब्रेन आपके ऊपर ही हावी हो जाता है और वो पेशेंट अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगा, रोने बैठ जाएगा या बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, यानी कि एक्साइटमेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसी कंडीशन को हाइस्टेरिकल कंडीशन बोला जाता है। तो ये क्या है, ये उसकी सेंसिटिविटी है जो प्लांट किंगडम से उसके अंदर आ रही है। और जैसा कि उसकी फीवर की स्टेज में देखा गया कि सबसे पहले क्या होगा, एक्साइटमेंट, ऐसे उसकी मेंटल लेवल पर भी आप एक्साइटमेंट देखेंगे। नर्वसनेस, जरा सी बात उसको परेशान कर देगी, बेचैन हो जाएगा वो, और उसमें इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा किसी भी बात को लेकर कि वो हिस्टेरिकल कंडीशन तक वो पहुंच जाता है। और वो चीज़ ही उसके अंदर डिप्रेशन पैदा कर देगी। मान लीजिए उसे कुछ काम करना है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया है, बट वो काम नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो काम को लेकर वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में यही बताया गया है, पहले तो पूरा पैरा पढ़ दूं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। पीपल हु respond best to syndrome tend to be nervous, restless and even hysterical, possibly experience depression following any nervous excitement। तो जो बात मैंने आपको बताई है सिंपल लैंग्वेज में, वही उन्होंने अपनी पैरा में बता रखी है कि जो उसकी एक्साइटमेंट है ना, जो उसकी नर्वसनेस है, वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। कि मान लीजिए उसे कोई काम करना है, वो काम नहीं हो पा रहा, तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेगी कि मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे फिर वो उसकी सोच जो है वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाती है। और दे मे ड्रेड गोइंग टू बेड, उन्होंने अजीब अजीब सपने भी रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेचैन है, तो इसलिए बेड पे जाने से भी वो घबराते हैं, यानी कि उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। एंड फियर देयर फ्रेंड्स, क्यों फ्रेंड्स से उनको फियर क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी आपको कि कहीं ना कहीं जो काम बहुत ईजिली तरीके से हो सकता है वो भी उनसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो भी उस पर हंसने लगते हैं एक समय के बाद। यानी कि ये स्टेज ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ही पहुंच पाएगी, जब वो डिप्रेशन की स्टेज बहुत आगे बढ़ जाएगी ना, तब वो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वो छोटा सा काम जो एक ईजी टास्क था वो उसके लिए टिपिकल टास्क बन जाएगा। क्यों, उसकी जो नर्वसनेस है, उसकी जो एक्साइटमेंट है, वो उसे कहेगी कि बहुत तेज करो उस काम को। तो इतनी तेज नहीं, अगर वो काम इतनी तेज हो ही नहीं पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो वो परेशानी के लिए उसके दोस्त, उसके जो कलीग्स हैं, वो उस पर हंसते हैं, यानी कि उसका मजाक कहीं ना कहीं उड़ता है। तो इसलिए वो अपने दोस्तों में भी अब जाना पसंद नहीं करता, उनसे भी डरता है, और बेड पर यानी कि सोने के लिए जाना भी वो पसंद नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं उसके मेंटल लेवल को और ज़्यादा क्लियर किया गया है कि कितनी ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट है, कितनी ज़्यादा उसके अंदर नर्वसनेस है, और वो नर्वसनेस उसको डिप्रेस्ड धीरे धीरे करती जाती है। अब बात की गई है फ्रेंड्स फिजिकल सिम्टम्स की। तो फिजिकल सिम्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी बीमारी है ना, वो किसी एक स्पेसिफिक समय पर आएगी। वही इन्होंने पहली पैरा में पॉइंट बताया हुआ है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्लेंट एसोसिएटेड विद सिंड्रोम इज दैट दे टेंड टू रिकर एट एग्जैक्टली द सेम आवर ईच डे। उसी घंटे में हर दिन वो बीमारी उसकी पैदा होगी। वही इस रेमेडी का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि अगर 3 बजे बीमारी आनी है तो वो 3 बजे के आसपास ही हर दिन आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इस रेमेडी को समझने के लिए। उसके बाद बताया गया है इसके फीवर के बारे में। द रेमेडी इज यूज फॉर रिकरेंट फीवर, बार बार फीवर आ रहा है, सच एज दोज एसोसिएटेड विद मलेरिया, तो वो फीवर मलेरिया फीवर भी हो सकता है। एंड फॉर न्यूरल्जिक पेन एंड अदर नर्वस सिस्टम कंडीशन सच एज स्पैज्म एंड टिक्स। तो ये जो पूरी कंडीशन है इनकी हर घंटे में, यानी कि उसी दिन में उसी समय पर बीमारी आएगी, तो वो हर जगह लाई करती है, भले ही वो फीवर हो, भले ही वो पेन हो, या फिर भले ही वो कोई ऐसी कंडीशन हो जैसे कि स्पैज्म या फिर टिक्स। ठीक है, उसके साथ साथ इसके माइग्रेन्स की बात की गई है। सीवियर हेडेक्स और माइग्रेन्स परहैप्स विद नोसिया, यानी कि ऐसा लगेगा पेशेंट को सर दर्द के साथ साथ जी मिचलाना, उल्टी का मन, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, यानी कि पेशेंट आपको ये बताएगा कि मुझको उल्टी जैसा मन होता है जब मेरे सर में दर्द होता है। तो उस कंडीशन में भी हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। उसके साथ साथ फीवर एंड सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि ब्रेन के अंदर ना इन्फ्लामेशन आ जाना, ब्रेन हमारा सूज जाना। देखिए जो ब्रेन को ना एक प्रोटेक्ट करती है लेयर, जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने के कारण वो फ्लूइड कहीं ना कहीं उसकी जो स्पेसिस हैं वो गड़बड़ाने लगती हैं। तो उसी कंडीशन को सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस बोला जाता है। तो ये कंडीशन दौरा भी पैदा कर सकती है, न्यूरल्जिक पेन भी पैदा कर सकती है, हेडेक भी पैदा कर सकती है, एंड यही सब सिम्टम आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे।
तो ये इन्होंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, बट दोस्तों बहुत ही अच्छे से इन्होंने छोटे से ओवरव्यू में ही इस रेमेडी को समझा दिया है। वैसे इससे बड़ी रेमेडी यानी कि 3-4 बुक से आप पढ़ेंगे ना, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आप बहुत ईजिली इस रेमेडी के पेशेंट को समझ पाएंगे, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो यही है कि एक स्पेसिफिक समय पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर जो बीमारी है वो वापस आती है, और खासकर 3 बजे के आसपास, भले ही दिन के हों भले ही रात के हों। तो ये इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जिसको आप हमेशा याद रखिए। अगर आपको सिंड्रोम का पेशेंट यानी कि मिले तो जरूर, यानी कि ऐसा कोई भी सिम्टम मिले तो जरूर इस रेमेडी की तरफ आप जा सकते हैं। अब इसकी मोडेलिटीज़ को समझते हैं ताकि हम और ज़्यादा पेशेंट को क्लियर कर पाएँ। तो सिम्टम जो बेटर हो रहे हैं ना, वो फॉर स्टैंडिंग इरेक्ट, सीधा खड़े रहने से सिम्टम थोड़े से बेटर फील होते हैं। और सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर ओपन एयर एट द सेम टाइम ईच डे एंड आफ्टर स्लीप। सोने से सिम्टम और ज़्यादा वर्स हो जा रहे हैं। इसलिए वो जो पेशेंट है ना, वो बताया कि मुझे बेड पे जाने से भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे सोने से दौरा ना हो जाए, रात को 3 बजे दौरा ना उठ जाए। 3 बजे के आसपास समस्या आती है, तो इसलिए वो सोने से भी डर जाता है। और वो एक ही समय पर वो समस्या वापस आएगी, उससे उसको एग्रावेशन होगा, ओपन एयर से इसको एग्रावेशन होगा। तो खुली हवा इसको और ज़्यादा बेचैनी इसके अंदर पैदा कर देगी। सिर्फ आराम कम मिल रहा है? फॉर स्टैंडिंग इरेक्ट। अगर ये बंदा सीधा खड़ा है, ये पेशेंट, तो इसको थोड़ा बेटर फील होता है। तो देखिए इसकी मोडालिटीज़ भी थोड़ी यूनिक हैं। पल्साटीला से बिल्कुल डिफरेंट। पल्साटीला ओपन एयर से एमएल आराम मिलता है, बट इसमें ओपन एयर से सिम्टम और ज़्यादा एग्रावेट हो रहे हैं। एक ही समय पर, एक ही दिन के अंदर, यानी कि एक ही समय पर सिम्टम एग्रावेट हो रहे हैं, और सोने के बाद सिम्टम एग्रावेट हो रहे हैं। आफ्टर स्लीप लैकेसिस की तरफ भी आप जा सकते हैं, बट लैकेसिस एक एनिमल किंगडम की रेमेडी है, तो उसकी पूरी थीम ही अलग है। तो इसलिए हमें जो रेमेडीज़ हैं उनको डिफ्रेंशिएट भी करना आना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि अगर हमें देखिए आप कोई भी केस टेकिंग करेंगे ना, आप पेशेंट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या 5000वां आप पेशेंट देख रहे हो, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगी ही होगी। होम्योपैथी एक ऐसी चीज़ है, तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने का एक ही मात्र तरीका है, आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए रेमेडीज़ तक। यानी कि आप एक परफेक्ट रेमेडी तक तभी पहुंच पाएंगे जब आपको हर रेमेडी का सार पता होगा, हर रेमेडी की थीम पता होगी, एंड पेशेंट की जो थीम है, पेशेंट की जो मेन समस्या है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तभी आप एक परफेक्ट रेमेडी की तरफ पहुंच पाएंगे। एंड यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने परफेक्ट रेमेडी पकड़ ली किसी पेशेंट की, आप वहीं पर केस टेकिंग करने के बाद ही उस पेशेंट को वो रेमेडी दीजिए, वहीं पर वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा कि हाँ मुझे इस चीज़ में आराम मिला है। यानी कि इतनी फास्ट होम्योपैथी काम करती है। एंड सब ने भ्रम फैला रखा है कि होम्योपैथी बहुत लेट काम करती है। देखिए कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिनमें होम्योपैथी क्या, एलोपैथी क्या समय लेगी, बट कुछ एक्यूट जो बीमारी होती है उसमें बहुत तेज़ी से होम्योपैथी अपना असर दिखाती है। तो जैसे मान लीजिए राइट साइड का न्यूरल्जिक पेन का पेशेंट आप लोगों के पास आया, और वो बताया कि 3 बजे के आसपास ही मुझे ये पेन होता है, और वो मेंटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा नर्वस मिले, और ओपन एयर से उसको एग्रावेट हो, सोने से उसको एग्रावेट हो, तो कहीं ना कहीं ये सिंड्रोम के सिम्टम बैठ रहे हैं। तो अगर आप वहीं पर क्लिनिक पर ही अपने पेशेंट को रेमेडी वो देंगे, आपको वो वहीं बताने लग जाएगा कि हाँ थोड़ा मुझे हेडेक में आराम मिला है। इतनी बेहतरीन तरीके से ये रेमेडी आपको असर दिखाएगी। तो फ्रेंड्स ये था ओवरव्यू। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट भी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड अगर आपके आसपास ऐसा कोई पेशेंट जो रिकवरी नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया है, अलग अलग रेमेडीज़ भी यूज़ कर लिए हैं, बट कोई असर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, कॉन्टैक्ट करें, आपकी रेमेडी आपको होम डिलीवर्ड हो जाएगी। एंड इसके साथ साथ इस रेमेडी में कोई भी समस्या हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्वारी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ हम और शेयर करेंगे, एक नई रेमेडी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।